First, all of you, happy Independence Day. My viewers, my subscribers, and stay healthy and stay happy. Now, we can start our story. School of Magic Season 2. Title: Victory. भूरे रंग का टावर बादलों और बारिश को नजरअंदाज करते हुए लंबी दीवार के बीच में मजबूती से खड़ा था। यह बताना कठिन था कि वर्तमान रंग तक पहुंचने के लिए खड़ा बारिश और हवा को सहते हुए कितने वर्ष से यहाँ खड़ा था। दीवार पर अभी भी बहुत सारे मैजिशियनों का पहरा था। जब उन्होंने दूर से घंटियों की आवाज सुनी तो उन्होंने दिन का समय जल्दी आने की प्रार्थना की। इस तरह की बारिश हमेशा सूरज की रोशनी के आगमन में देरी करेगी। कभी कभी युद्ध लड़ने वाले कुछ मैजिशियंस में उस छोटे से अंतर के कारण वापस नहीं लौटते थे। हर कोई थक गया है, यावनान ने आह भरी। यह स्थिति कब तक चलेगी? आदर्श ने पूछा। यह गर्मियों में के अंत के आसपास शुरू होती है। काफी महीने हो गए हैं, लेकिन हमें अभी भी असली कारण नहीं मिला है, यावनान ने कहा। हमें इसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकते। यहाँ हर रात उनके लिए बस एक पार्टी होती है, जबकि लोगों को शहर में छिपना पड़ता है और मैजिशियनों को दीवारों की रक्षा करनी होती है, आदर्श ने आश्चर्य से कहा। प्राचीन राजधानी में स्थिति आदर्श की कल्पना से अधिक भयानक थी। शायद वे लोग भी डर के साए में जी रहे थे जिन्होंने इस शहर में रहकर लंबा समय बिताया था। यह क्या है? घबराहट क्यों है? सलाहकार झूमेंग ने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक सैनिक से पूछा। एक दल कंकालों के झुंडों से घिरा हुआ है। हमारे पास कोई भी आदमी नहीं बचा है, सैनिक ने कहा। यह किसका दल है? सलाहकार झूमेंग ने पूछा। यह वांग मंगल का है। सलाहकार झूमेंग ने यावनान और आदर्श की ओर अपनी नजरें घुमाई। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन्हें वे बाहर भेज सके। दीवारों पर विभिन्न दिशाओं से हमला किया जा रहा था, जबकि अधिकांश सेना को प्रेत तानाशाह सम्राट को खत्म करने के लिए भेज दिया गया था। बचाव दल को इकट्ठा करने के लिए कोई आदमी बचा नहीं था। इसके अलावा एक बचाव दल में आमतौर पर अधिक संख्या में मजबूत मैजिशियनों की आवश्यकता होती है। हम दोनों में मूलतः कोई ऊर्जा नहीं बची है। अगर हम जाएंगे तो हम मर जाएंगे, सलाहकार झूमेंग के इरादे से वाकिफ यावनान ने सीधे तौर पर कहा। आदर्श की ऊर्जा भी अभी ठीक नहीं हुई थी। यदि वह अभी दीवार से नीचे कूद जाता तो न केवल वह किसी को बचा नहीं पाता, बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल देता। यावनान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पास अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई थी, फिर भी वह कॉर्प्स ऑफिशियल के खिलाफ लड़ते समय लगी चोटों से उबर नहीं पाए थे। वह भी कुछ नहीं कर सकते थे, सलाहकार झूमेंग ने आह भरते हुए कहा। उन्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहे। लगभग दिन का समय हो ही गया है। जी सर, सैनिक ने सिर हिलाया। वांग मंगल के नेतृत्व में जिस दल का सैनिक ने उल्लेख किया था वह वास्तव में दीवारों से बहुत दूर नहीं था। आदर्श जैसे व्यक्ति के लिए जो अंधेरे में देखने में सक्षम था, वह दीवारों के ऊपर से कुछ दूरी पर सफेद बिंदुओं से ढका एक क्षेत्र देख सकता था। सफेद बिंदु कंकाल थे। सफेद बिंदुओं के विशाल क्षेत्र का सीधा सा मतलब था कि उस स्थान पर कंकाल प्राणियों का कब्जा हो गया था। दूर से कभी कभार प्रकाश की झिलमिलाहट का अर्थ यह था कि दल डटकर मुकाबला कर रहा था। जब आदर्श की नजर उस क्षेत्र पर पड़ी तो एक अलग दिशा से खुशी की लहर आ गई। यावनान ने तुरंत उस दिशा में भी देखा। जब उसने आकाश में सफेद किरणें उठती देखी तो वह तुरंत मुस्कुराए। उन्होंने ऐसा किया। कौन? आदर्श ने पूछा। प्रेत तानाशाह सम्राट का सफाया हो गया है। हमारी सेना वापस दीवारों की ओर लौट रही है। सलाहकार झूमेंग का चिंतित चेहरा अंततः एक बार के लिए मुस्कुराया। यह स्पष्ट था कि वह पूरी रात इसके बारे में बहुत चिंतित रहे होंगे। आखिरकार उन्होंने बहुत सारे सुपर लेवल के मैजिशियनों को बाहर भेजा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उत्तरी दीवारें गंभीर संकट में पड़ जाएगी। सफेद किरणें धीरे धीरे दीवारों के करीब आ गई। जैसे ही प्रेत तानाशाह सम्राट की मृत्यु हुई, ज़ॉम्बी ने पूरी तरह से अपना समर्थन खो दिया। कमांडर स्तर के ज़ॉम्बी को अब कोई खतरा नहीं था, खासकर जब सुपर मैजिशियन भी मदद के लिए स्वतंत्र थे।
अच्छा, बढ़िया काम, शाबाश, सलाहकार झूमेंग चिल्लाया जब उसने सेना को दीवार की ओर वापस आते देखा। दीवारों की सुरक्षा के प्रभारी कमांडर भी बहुत खुशी से नाचने लगे। पिछले 1 महीने या उससे अधिक समय से वे तानाशाह सम्राट के कारण हमेशा अलर्ट पर रहते थे। दुष्ट ज़ॉम्बी उत्तरी दीवारों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उन्होंने कई बार दीवारों में लगभग एक बड़ा छेद कर दिया था। अब जब खतरा अंततः समाप्त हो गया तो उत्तरी दीवारों की सुरक्षा के प्रभारी सैनिकों को राहत मिली। पूर्व में सुस्त बादल घिर आए। उम्मीद के मुताबिक सूरज की रोशनी देर से आई, लेकिन उत्तरी दीवारों पर लोग नए दिन का स्वागत करने के लिए और अपनी जीत से लौट रहे नायकों का स्वागत करने के लिए जोर जोर से जयकार कर रहे थे। मैजिशियन धीरे धीरे दीवारों पर पहुंचे। कुछ तो तेज थे, वे टावर पर लौट भी आए थे। एक आदमी अपनी पीठ पर आग के पंखों की जोड़ी के साथ बारिश में आकाश में बह गया और अपने पीछे जलती हुई उल्कापिंड की तरह आग का एक लंबा निशान छोड़ गया। जैसे ही आकृति तेजी से दीवारों की ओर बढ़ी, उग्र पंख तेजी से धड़कने लगी। भले ही वह व्यक्ति घावों से भरा हुआ था, लेकिन इससे उसका कोई अधिकार और गौरव नहीं छीना गया। आदर्श ने उग्र पंखों को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि काउंसिलमैन झूमेंग था। उसके ज्वलंत पंखों ने भूरे टावर को रोशन कर दिया। वह टावर पर उतरा। भीड़ पर गर्मी की लहर दौड़ पड़ रही थी, जबकि उसकी दाढ़ी अभी भी हवा में बह रही थी। वह पहले ही सलाहकार झू और बाकी कमांडरों के सामने स्थिर रूप से उतर चुका था। मेरा सीनियर कहाँ है? मुझे मत बताओ कि उसने अपना बलिदान दिया। जब याओनान ने झूमेंग को देखा तो तुरंत पूछा। वह बच तो गया, लेकिन सवाल यह है कि वह बिस्तर से कब उठ पाएगा। वह आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन उसके जोखिम भरे कदम के बिना यह संभव है कि प्रेत तानाशाह सम्राट सुरक्षित बच निकलता। झूमेंग अपनी सांसें लेने की कोशिश में जोर जोर से हाँफने लगा। जब उसकी नजर आदर्श पर पड़ी तो वह तुरंत गुस्सा हो गया और बोला, क्या इस बच्चे ने अपनी टीम छोड़ दी है? यदि वह एक सैनिक है तो उसे निश्चित रूप से परिणाम भुगतना पड़ेगा। जितने ज़ॉम्बी को मैंने मारा है वह उन मैजिशियनों से भी अधिक है जिन्हें आपने आज इकट्ठा किया है, आदर्श ने अप्रिय ढंग से कहा। याओनान ने एक बार आदर्श की सराहना करते हुए कहा, उसने आज बहुत अच्छा किया। एक शव अधिकारी को मारने में मेरी मदद की। ऐसा लगता है। झूमेंग ने सिर हिलाया और दूर से देखा। बाकी लोग अंततः वापस आ जाएंगे। इस बार हताहतों की संख्या बहुत भयानक नहीं है। यह हमारी जीत है। काउंसिलमैन, आपको जाकर आराम करना चाहिए। आपकी चोटें भी हल्की नहीं हैं। सलाहकार झू ने काउंसिलमैन की देखभाल के लिए बैटल मैजिशियन भेजा। बैटल मैजिशियन स्पष्ट रूप से एक हीलर था, जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वह काउंसिलमैन झूमेंग को आराम करने के लिए 3rd फ्लोर तक ले गया। झूमेंग ने दूरी में सफेद बिंदुओं से ढके क्षेत्र को देखा। उन्होंने उस क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या हो रहा है? क्या कोई फंस गया है? हाँ, यह एक छोटा दल है। वे कंकालों से घिरे हुए हैं, लेकिन जल्द ही दिन हो जाएगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, सलाहकार ने कहा। झूमेंग ने आकाश का अध्ययन किया और महसूस किया कि सूरज की रोशनी वास्तव में भूरे बादलों से निकल रही थी। जब तक वह टीम तक पहुंच पाता तब तक दिन हो चुका होगा। इसके बजाय उसने अपने घावों की देखभाल करने का फैसला किया, क्योंकि यह बताना असंभव था कि अगली रात उन्हें और क्या सामना करना पड़ सकता है। उसे यथाशीघ्र चोटों से उभरना था, क्योंकि उत्तरी दीवारों की रक्षा के लिए अभी भी उसकी आवश्यकता थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, प्रतीत होने वाला परिचित बुरा सपना। प्राचीन राजधानी में कुछ समय बिताने वाले किसी भी मैजिशियनों को पता होगा कि कंकाल लाशों से भी अधिक डरावने थे। उनकी हड्डियां लोहे की तरह सख्त थी और उनकी ताकत किसी जीवित इंसानों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी थी। सबसे भयावह बात यह है कि उन्हें मारना लाशों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें चकनाचूर करना भी प्रभावी नहीं था।
क्योंकि वे जल्द ही अपने शरीर को उसी जोड़ के लिए किसी भी हड्डी का उपयोग करके फिर से इकट्ठा कर लेंगे जो उन्हें जमीन पर मिला सकता था। ऐसे सफेद कंकाल बिल्कुल वही जीव थे जिनका वांग मंगल के दल ने सामना किया था। उन्होंने एक से अधिक बार कंकालों की खोपड़ियां भी उड़ा दी थी, फिर भी इन ज़ॉम्बी ने बस किसी और का सिर उठाया और उसे अपने शरीर पर चिपका लिया और फिर से उनकी ओर बढ़ गए। धिक्कार है, हमें उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सेना पहले ही दीवारों पर वापस जा चुकी है, जबकि हम जो उन्हें बचाने आए थे यहीं फंस गए। एक टेढ़ी नाक वाले मैजिशियन ने कहा। रुको, लगभग दिन हो गया है, हम जल्द ही वापस जा सकेंगे, वांग मंगल ने कहा। जब दिन आएगा मैं तुरंत घर जाऊंगा, एक अच्छा सा शावर लूंगा और लगातार 2 दिनों तक सोऊंगा। डिंग जियो डिंग कहाँ है? वह कहाँ गया गधे? मैंने तुम सबको उसकी देखभाल करने के लिए कहा था ना, वांग मंगल ने तुरंत मैजिशियनों को डांटा। वांग मंगल ने कंकालों की दीवारों को देखा और एक लाश की खोज की जिसके अंग, सिर और शरीर अलग हो गए थे। लाश को लगातार कंकालों द्वारा रौंदा जा रहा था, यहां तक कि उसके सिर को भी उनके पैरों के बीच आगे पीछे किया जा रहा था। यह मुखिया जियोडंग का था। इसे देखने के बाद वांग मंगल का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला सफेद पड़ गया। उसने पहले ही अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह उसके भाई की अच्छी देखभाल करेगा, फिर भी उसने केवल एक पल के लिए अपनी सावधानी हटाई और उसके भाई की हालत ऐसी हो गई। उसकी पत्नी उसे इस हालात में देखकर तुरंत बेहोश हो जाएगी। ली कांग भी है, लानत है, अभी तक दिन का समय क्यों नहीं हुआ? क्या इन ज़ॉम्बी को पहले से ही अपनी कब्रों में वापस नहीं जाना चाहिए? मैं उनकी कब्र खोदने जा रहा हूं, गुनती हुई टेढ़ी नाक वाले आदमी ने गुस्से से कहा। वह दिन एक मैजिशियन जिसके बाल काले और भूरे रंग में रंगे हुए थे, उसने अचानक शून्य चेहरे के साथ पूर्व की ओर देखा, जैसे कि वह पूरी तरह से अपनी आत्मा खो चुका हो। अपने दांत भींच लो और थोड़ी देर तक और रुको। दिन आ गया है, दिन का समय हो चुका है। जब आप पहले ही नर्क के द्वार तक पहुंच चुके हैं तो दरवाजे से कुचले ना जाए, वांग मंगल चिल्लाया। वे इस तरह हार नहीं मान सकते थे, अन्यथा पूरी टीम का सफाया हो जाता। कंकालों को उन सभी को मारने में केवल कुछ सेकंड लगेंगे। गधे, तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? दूसरों की मदद के लिए तुरंत लाइट प्रोटेक्शन लगाए, भले ही इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क का रस चूसना पड़े। क्या आप यहीं मरना चाहते हैं? टेढ़ी नाक वाला इंसान चिल्लाया। काले भूरे बालों वाले मैजिशियन ने पूर्व की ओर इशारा किया। कैप्टन, कैप्टन, काले भूरे बालों वाले व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। चुप रहो तुम दोनों, दिन पहले से ही उजाला है। आदमी ने हल्की रोशनी की ओर, आकाश की ओर इशारा किया, जहां वे हल्की बूंदाबांदी भी देख सकते थे। क्या कहा आपने? वांग मंगल और वह आदमी जिसकी नाक टेढ़ी थी दोनों अविश्वास में चिल्लाए। एक जंग लगी तलवार अचानक आगे बढ़ी और काले भूरे बालों वाले आदमी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। कीचड़ भरी जमीन पर गिरने से पहले सिर ने हवा में कुछ चक्कर लगाए। जमीन पर पड़ी मिट्टी ने उसके बालों को फिर से रंग दिया, फिर भी उसके चेहरे पर अचानक हुई मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। यह अभी भी अविश्वास से भरा हुआ था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ज़ॉम्बी अभी भी आसपास थे, जबकि सूरज की रोशनी पहले ही आ चुकी थी। यह वास्तव में दिन का समय है। वांग मंगल एक खाली खोल की तरह वहां खड़े होते हुए यह देखता रहा। भयानक सफेद कंकाल अभी भी हर जगह थे। ना केवल वहां रोशनी थी, बल्कि दिन इतना उज्जवल था कि वह अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। फिर भी ज़ॉम्बीज ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? टेढ़े नाक वाले आदमी ने निराशा के भाव से अपने आसपास के वातावरण को घूरते हुए कहा।
सभी ने सोचा कि दिन होते ही लड़ाई खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि शहर वापस जाने के बाद वे चीजों का आनंद कैसे लेंगे। फिर भी यह पता चला कि जिस सूरज की रोशनी की वे सबसे अधिक पूजा करते थे उसने भी उन्हें छोड़ दिया था। इसने उन्हें सीधे सीधे ऐसी गहरी खाई में फेंक दिया जहां से वे कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। आह! पीड़ा की चीखें अलग अलग दिशाओं से आई। ताजा खून ने कंकालों की सफेद हड्डियों को दाग दिया जिससे वे एक भयानक दुष्ट दिखने लगे। वांग मंगल ने पलट कर देखा। जो आदमी गर्म स्नान करने के लिए घर जाने के बारे में बड़बड़ा रहा था उसका शरीर आधा काट दिया गया था। उनके शरीर को एक कंकाल जनरल ने कुल्हाड़ी से आधा काट दिया था। हालांकि वांग मंगल को मौतें देखने की आदत हो गई थी, फिर भी जब मौत केवल कुछ इंच दूर थी तब भी उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। आसमान उज्जवल था। यह वास्तव में दिन का समय था। ज़ॉम्बी अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्होंने हजारों वर्षों से ज़ॉम्बी के दिन में सक्रिय होने के बारे में कभी नहीं सुना था। ज़ॉम्बी अब भी स्वतंत्र रूप से घूमने और सूरज की रोशनी में अपने आदमियों को मारने में सक्षम क्यों थे? एक जंग लगी तलवार नीचे गिरी। उसके बाद कई अन्य हड्डी वाली तलवारें गिरी जिससे वांग मंगल और उसके दल के बाकी सदस्य टुकड़े टुकड़े हो गए। उनमें से प्रत्येक का चेहरा खाली था क्योंकि मौत आने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बारिश जारी रही जिससे खून पतला हो गया और कीचड़ भरी भूमि पर लाल रंग की धाराएं बहने लगी। ज़ॉम्बीज़ ने खून के तालाबों पर कदम रखा। ताजा खून से सनी हुई जमीन मुलायम चमकीले कालीन की तरह उनका स्वागत कर रही थी। यह सचमुच इतना अद्भुत और आकर्षक था, इसलिए उन्होंने खून की नदी को और भी चमकदार बनाने के लिए ज़ॉम्बी को काटना जारी रखा। सुबह हो चुकी थी, फिर भी बादलों और बारिश ने सब कुछ फीका कर दिया था। इसके बावजूद रात अब भी खत्म होने को थी। दिन का समय आ गया था। अब सुबह हो चुकी थी, वह समय जब लड़ाई खत्म होने वाली थी। शहर में घंटे की झंकार पहले से ही गूंज रही थी। निवासी अपनी दैनिक दिनचर्या में सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे, यह मानते हुए कि ऊंची दीवारों और सूरज की रोशनी उन्हें भयानक ज़ॉम्बीज़ से बचाएंगी। फिर भी उन्हें यह नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज़ ने दीवारों को नहीं छोड़ा है, वे अभी भी वहां थे। उनकी आंखों से प्रकाश की भयानक चमक निकल रही थी। लंबी दीवारें दर्जनों किलोमीटर लंबी थी। जब घंटी बजी और सूरज की रोशनी दिखाई दी तो पूरी रात तनाव में रहने वाले गार्डों को आखिरकार राहत महसूस हुई। हालांकि जब उन्होंने पलटकर उस भूमि की ओर देखा जहां शांति लौटने वाली थी तो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि बुरा सपना खत्म नहीं हुआ था। दीवारों को गिराने की कोशिश करने वाले ज़ॉम्बीज़ की संख्या कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? झूमेंग, जिनके घावों का अभी भी इलाज चल रहा था, सीढ़ियों से नीचे आए। उसने बड़े आश्चर्य से उन ज़ॉम्बी को देखा जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी के बावजूद अभी भी आसपास थे। सलाहकार झू, यानान और कमांडर भी टावर में थे। उनकी आंखें आश्चर्य और डर से भर गई। वे अब अपने सामने के दृश्यों को सामान्य ज्ञान से नहीं समझ पा रहे थे। ज़ॉम्बी, पूरी भूमि ज़ॉम्बी से भरी हुई थी जो काले ज्वार की तरह दीवारों की ओर बढ़ रही थी। खतरा खतरनाक था। बारिश जारी रहने के कारण उस स्थान पर सूरज की रोशनी पड़ गई। पिछले हजारों वर्षों से किसी ने भी ज़ॉम्बीज़ को दिन के समय जागते हुए नहीं देखा था। मैंने तुमसे कहा था मुझे बारिश पसंद नहीं है। आदर्श ने बारिश से गीले हुए शहर और जमीन को देखा। दृश्य बहुत परिचित था, बिल्कुल अमृत झील की तरह जहां वह बड़ा हुआ सबसे डरावना सपना वास्तव में फिर से घटित हो रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: ज़ॉम्बीज़ का शहर पर्पल अलर्ट।
क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ? कमांडर लू जू टावर पर उतरे। उसकी आंखें पूरी तरह से रक्त रंजित थी। उसका दाहिना हाथ गायब था। कटे हुए से ताजा खून से उसके चारों ओर लिपटे सफेद कपड़ों पर दाग लग गया। उसे एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान दिखानी थी, फिर भी वह मुस्कान जो उसने अपने पतले चेहरे के नीचे छिपा रखी थी गायब हो गई थी। उसकी जगह इस डर और अविश्वास ने ले ली थी कि वह बुरे सपने से नहीं जागा है। मुख्य सैन्य प्रशिक्षक, वरिष्ठ हंटर, कमांडर लूजू और काउंसिलमैन झूमेंग, 4 सुपर मैजिशियन सूरज की रोशनी से जगमगाती जमीन को देख रहे थे। ज़ॉम्बी अभी भी रोशनी में बिल्कुल ठीक थे, जबकि उनमें से अधिक ने उल्लंघन किया था। जैसे ही वे जमीन से बाहर निकले, उनका सामान्य ज्ञान ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा खूनी दावत अभी शुरू हुई हो। उत्तरी दीवारों की ओर से मौत की घंटी जैसी चीखें सुनाई दी। चारों की नजर रिमझिम बारिश के बीच से गुजरी और उन्होंने बादलों के करीब से बड़े कंकालों वाले पंखों वाला एक विशाल प्राणी उनकी ओर उड़ते हुए देखा। जैसे जैसे यह दीवारों के पास पहुंचा, यह बड़ा होता गया। इसका आकार उत्तरी दीवारों पर बने टावर के बराबर था। जब उसके पंख पूरी तरह फैल गए तो उन्होंने एक विशाल शैडो उत्पन्न की जो बादल की तरह एक जगह पर मंडरा रही थी। लोगों को पता नहीं था कि यह क्या था, लेकिन जब इसकी नजर शहर की छोटी छोटी दीवारों और इंसानों पर पड़ी तो प्लेग की तरह आतंक तेजी से फैलने लगा, जिसने तुरंत शहर के आधे हिस्से को उत्तरी में अपनी चपेट में ले लिया। आदर्श ने आश्चर्य से ऊपर देखा। हड्डी पंख वाले प्राणी का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे इसे पारे से ढाला गया हो। यह तब भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जब प्राणी मीलों दूर था। ऐसा लगा जैसे नुकीले सिरे वाली सबसे छोटी हड्डी भी दीवारों पर हर मैजिशियनों को आसानी से छेद सकती है। अमृत झील अस्थि शासक, कमांडर लूजू ने अंततः कुछ देर बाद धीरे से कहा, यहां तक कि एक सुपर मैजिशियन के रूप में जब वह नाम का उल्लेख करता था तब भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। अपनी आंखों से ज्ञात ज़ॉम्बी सबसे डरावने शासक को देखना तो दूर की बात थी। प्रेत तानाशाह सम्राट एक प्रेतों का शासक था। जब भी वह प्रकट होता उसके चारों ओर बहुत सारे प्रेत होते। अमृत झील का अस्थि शासक, या कहे नीदरलैंड का अस्थि शासक, एक कंकाल था, कंकालों के कंकालों का शासक। यह फैंटम तानाशाह सम्राट से भी अधिक कुख्यात सुपर अनडेड था, क्योंकि यह दिन में क्यों जाग गया। मौत की घंटी जैसी दहाड़ के साथ नीदरलैंड का शासक हवा में तैरता हुआ दीवारों से कुछ किलोमीटर दूर रुक गया। इसके 3 में से प्राथमिक सिर ऊंचा उठा हुआ था। उसके गले के चारों ओर की हड्डियों के बीच के अंतराल के माध्यम से लोग उसके मुंह के अंदर काली शक्ति को टिमटिमाते हुए देख सकते थे। तेज चमक विस्फोट की लहर में बदल गई। काली मौत की किरण हाहाकार के साथ आगे बढ़ी। स्पेस कांपने लगा, अंतरिक्ष कांपने लगा। मौत की किरण बारिश और दीवारों के बाहर के क्षेत्र से बिल्कुल सीधी गुजरी। कुछ ही सेकंड में विस्फोट की लहर टावर के बाईं ओर 1 किलोमीटर दूर दीवार से टकरा गई। इसकी सतह पर अंधेरा फैल गया और सूरज की रोशनी को निगल गया। उत्तरी दीवारें गहरे भूरे रंग की हो गई जहां मौत की किरण ने उनसे संपर्क किया, और अगले ही सेकंड में मजबूत चट्टानें पूरी तरह अंधेरे में समा गई। यह इतनी तेज आवाज थी कि सब कुछ एकदम शांत हो गया। आदर्श इस सन्नाटे से अभिभूत था, फिर भी कंपन से उसके कान के पर्दे फटने के कगार पर थे। मौत की किरण ने सबकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। वे केवल यह जानते थे कि अंधेरे के अंधेरा होने से ठीक पहले विशाल दीवारों को किसी चीज ने खा लिया था। अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहा। जब आखिरकार रोशनी लौटी तो टावर पर मौजूद लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उनकी आत्माएं नष्ट हो गई हो।
खाली चेहरों के साथ उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। दीवारें गायब हो गई थी। दीवारों का एक बड़ा भाग जो पहले पर्वत श्रृंखला की तरह वहां खड़ा था गायब हो गया था। धूल जैसे छोटे छोटे कण धीरे धीरे तैरती हुई भाप की बूंदों की तरह हवा में उठने लगे। सच तो यह था कि दीवारें यूं ही गायब नहीं हो गई, बल्कि वे छोटे छोटे कणों में बदल गई जो इतनी हल्की थी कि हवा चलने पर भी वे उड़ गई। गधा गधा! टावर में धूल से सने एक आदमी के गालों पर आंसुओं की रेखाएं दौड़ पड़ी। मैं इसे मारने जा रहा हूं, मैं इसे मारने जा रहा हूं। वह कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए ऐसे भागा जैसे पागल हो गया हो। जब आदर्श ने देखा कि वह आदमी गंभीरता से टावर से बाहर आ रहा है तो वह तुरंत भागती हुई शैडो वाले आदमी के पास गया और उसे कसकर पकड़ लिया। क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो बस एक कॉकरोच हो जिसे एक ही ठोकर से मारा जा सकता है, आदर्श ने कहा। तुम मेरी चिंता मत करो, जाने दो, छोटू चिल्लाया। आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि छोटू टावर से नीचे जाकर खुद को मारने वाला था। उसने विशाल शैडो स्पाइक्स डाली और उसे दीवारों पर रेलिंग के करीब रोक दिया ताकि वह आदमी कुछ भी बेवकूफी ना करे। छोटू अभी भी संघर्ष कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी इच्छा शक्ति से आदर्श के विशालकाय शैडो स्पाइक पर काबू पाने की भी कोशिश की। फिर भी आदर्श के शैडो स्पाइक पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता था, कम से कम तब नहीं जब शॉर्टी किसी भी प्रभावी तरीकों का उपयोग नहीं कर रहा था। मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मुझे जाने दो, छोटू ऊंची आवाज में चिल्लाया। आदर्श वहीं खड़ा रहा और चुप रहा। शायद छोटू ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया, फिर भी आदर्श अपने अत्यधिक दुख से आसानी से बता सकता था कि दीवारों के जिस हिस्से को नष्ट कर दिया गया था उसके करीब एक अस्पताल था। मौत की किरण ने सिर्फ दीवार को नष्ट नहीं किया, इसने दीवार से लेकर अस्पताल तक के हिस्से पर भी बुलडोजर चला दिया, जैसे कोई विशाल जानवर उस जगह को बेरहमी से रौंद रहा हो। दीवार गायब हो गई थी, सड़क गायब हो गई थी, अस्पताल सहित, और शॉर्टी की छोटू की पत्नी जो प्रेग्नेंट थी। आदर्श, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, मुझे जाने दो, अगर तुम अभी मुझे अपना दोस्त मानते हो। छोटू ने रोते हुए दुख से विनती की, क्योंकि वह जानता था कि वह आदर्श के मैजिक से मुक्त नहीं हो सकता। मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त के रूप में नहीं सोचा था। आदर्श ने जॉइंट शैडो स्पाइक्स वापस नहीं लिए, यहां तक कि झूमेंग, डूजियो, लूजू या फीजियो के पास भी मौत की किरण को रोकने का कोई मौका नहीं था। छोटू केवल खुद को हताहतों की सूची में शामिल करेगा। शायद उस सड़क पर एक और मौत जोड़ने से तो जो अब धूल में बदल गई थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी कई चीजें थी जो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन अभी भी कर सकता था। यह अब कोई बुरा सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविक आपदा थी, ठीक वैसे ही जैसे अमृत झील के साथ हुआ था। अब उस समय कोई भी इंटरमीडिएट मैजिशियन अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बाजी नहीं पलट सका, फिर भी वे कुछ लोगों की जान बचा सकते थे। एक भयानक पर्पल चमक धीरे धीरे उभरी। इसका प्रभाव धीरे धीरे शहर के उत्तरी हिस्से पर मंडराने लगा। विशेष रुचि की वाली लड़कियां पर्पल रंग को पसंद करती है, यह सोचकर कि पर्पल रंग से ढके पूरे क्षेत्र का दृश्य चकाचौंध होगा, लेकिन उन्हें इस बारे में 2 बार सोचना होगा कि वे क्या चाहती है, क्योंकि वर्तमान में क्षेत्र पर छाया हुआ पर्पल रंग सिर्फ मन भावन था, मृत्यु आने से ठीक पहले का भ्रम। इससे पहले कि सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, यह दुनिया में उनकी आखिरी इच्छा होगी। पर्पल, एक पर्पल अलर्ट। आदर्श ने दूर तक नजर डाली। वह केवल चौकोर लेआउट में इमारतों और सड़कों को देख सकता था। वह क्षेत्र बुरे सपने वाले पर्पल रंग से ढका हुआ था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: विशाल शासक परवर्तियों ज़ॉम्बी। शहर के हर कोने पर मौत का साया मंडरा रहा था। कुछ बूढ़े लोग जो अभी अभी उठे थे, उन्होंने अपनी आंखें मली और मुस्कुराते हुए अपने पड़ोसी से कहा,
अरे बूढ़े, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास बहुत दिन बचे हैं। मेरी आंखें सुबह सुबह पागल हो रही है। हालांकि यह दृश्य देखकर कि बगल के बूढ़े व्यक्ति की भी भयभीत दृष्टि थी। जो बूढ़ा आदमी अभी भी उठा था, उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ। वे बच्चे रो रहे थे जिनकी उम्र अभी स्कूल जाने की भी नहीं हुई थी। युवाओं ने बस उनके रोने को नजरअंदाज कर दिया और अपनी दिनचर्या में लगे रहे। हालांकि उन्हें पता चला कि केवल 2 ब्लॉक दूर की सड़क पूरी तरह से गायब हो गई थी। कुछ देर बाद आसमान से एक पर्पल चमक उतरी। उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे, जैसे पहले कभी नहीं थे। जो किशोर देर से सोने गए थे, वे वापस सोने की कोशिश करने के लिए अपने बिस्तर पर लुढ़के। अंत में उनका धैर्य खत्म हो गया और उन्होंने यह देखने के लिए अपनी खिड़कियां खोल दी कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने बस पर्पल रंग और उसकी रोशनी में दौड़ते हुए लोगों को देखा। सड़कों पर कारों का जाम लग गया। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही भागे। वर्दीधारी अधिकारी नागरिकों को बाहर निकाल रहे थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि क्या वे कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जब उनके फोन पर अनगिनत कॉलें आने लगी तो वे सदमे में आ गए। पर्पल, वह अलर्ट जो प्राचीन राजधानी में आधी सदी बिताने वाले बूढ़े लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। एक नया दिन का स्वागत मृत्यु की असीम ऑरा के साथ हो रहा था। टावर पर आदर्श ने दूर से ज़ॉम्बीज़ की चीखें सुनी। वे उस रात उत्सर्जन से भी अधिक चौंकाने वाली थी। उसके बगल में छोटू, जो अंततः शांत हो गया था, अपने घुटनों पर बैठ गया। दुख में रोते हुए उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह सिसक रहा था और बड़बड़ा रहा था, जैसे वह आदर्श की सांत्वना चाह रहा हो। मैं कल रात हॉस्पिटल में था। मैंने सुना है कि यह प्रसव पीड़ित महिला के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। मैंने खिड़की से लोगों के इकट्ठा होने का संकेत देखा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आमतौर पर मैं नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को बता सकता हूँ कि जिस दिन वह पैदा हुआ था उसके पिता कितने बहादुर थे। लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। वह एक बेटी हो सकता था, आदर्श ने कहा, जो लोगों को सांत्वना देने के मामले में बहुत खराब था। चुप रहो, छोटू चिल्लाया। शायद वे ज़ॉम्बी नहीं है। हो सकता है कि उसे समय से पहले प्रसव पीड़ा हुई हो और वे पहले घर चले गए क्योंकि हम इतने लंबे समय से लड़ रहे थे, आदर्श ने कहा। इन शब्दों ने बहुमुश्किल छोटू को शांत किया। पूरा टावर खत्म हो गया था। हर कोई अभी अभी एक महान विजयी लड़ाई से गुजरा था और उन्होंने मान लिया था कि यह निश्चित रूप से मानव जाति के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह निराशा उन पर सुनामी की तरह टूट पड़ी। किसी को नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए, चाहे वह उन दीवारों की रक्षा करना हो जो पहले से ही खुली हुई थी, या उन नागरिकों के साथ निकलना जो बर्तन में दलिया की तरह एक साथ जमा हो गए थे। उनके अलावा ज़ॉम्बीज की संख्या जीवितों से कई अधिक गुना थी। वे अब लक्ष्यहीन होकर नहीं घूम रहे थे, बल्कि सागर की तरह आगे बढ़ रहे थे। हड्डी के पंखों वाला एक विशाल कंकाल प्राणी आकाश में चारों ओर चक्कर लगा रहा था। शहर की ओर देख रहा था कि वह आसानी से चींटियों की तरह नष्ट हो सकता है। इसकी नजर में मनुष्य बहुत तुच्छ थे। यह मैजिशियनों को भी आसानी से खत्म कर सकता था। इसने आकाश में ऊंचे स्थान से गर्जना की आवाज निकाली और ज़ॉम्बीज को अपनी कब्रों से बाहर आने का आदेश दिया। उनकी भयावह सफेद हड्डियां हर जगह थी, दूर दूर। ज़ॉम्बी समुद्र के बीच पहाड़ जैसा एक विशाल ज़ॉम्बी कहीं से प्रकट हुआ। हर कदम पर उठने वाला भूकंप पूरे शहर पर तक फैल गया। शहर की दीवारें, जो स्टील बैरियर जितनी मजबूत थी, उसके कदमों के नीचे कांप रही थी। माउंटेन ज़ॉम्बी नीदरलैंड के हड्डी शासक के चिल्लाने का जवाब दे रहा था। इसकी आकृति एक ऊंचे बैनर की तरह थी, जिसके चारों ओर लाखों लाशें जमा थी। जमीन से रेंगने और उत्तर की ओर दूर से आने वाले की संख्या क्षितिज को भरने के लिए पर्याप्त थी। बूंदाबांदी तेज हो गई थी, जिससे
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक धूसर पर्दा बन गया था। अंतहीन ज़ॉम्बीज़ के साथ एक विशाल जाल बन रहा था जो धीरे धीरे शहर की ओर आ रहा था। जियाओ, हास्यास्पद मत बनो, सलाहकार झू ने सीनियर हंटर जियाओ को वापस बुलाया। 3 नेता झूमेंग, फिजियो और लूजू अन्य सभी की तरह खराब स्थिति में थे। उन्हें अपनी चोटों का इलाज कराने का भी मौका नहीं मिला। फैंटम तानाशाह सम्राट ज़ॉम्बीज़ के बीच केवल एक छोटा शासक था, फिर भी गंभीर चोटों की कीमत पर इसे मारने में उनमें से 4 को मुश्किल समय लग गया। इस बीच नीदरलैंड का शासक प्रेत तानाशाह सम्राट से बहुत अधिक शक्तिशाली था। पूरी ताकत के साथ भी उनके पास इसे हराने की बहुत कम संभावना थी। अकेले ही जब वे सभी थके हुए और घायल हो गए थे, जब माउंटेन ज़ॉम्बी भी लगभग 50 किलोमीटर दूर, वह असली बड़ा शासक था। वह व्यक्ति संभवतः काले सांप के युग का ही है। ऊपर से आदेश सुने, तुरंत शहर के अंदर बैरियर पर पीछे हटे। हम में से कोई भी यहाँ मरेगा तो भविष्य में 10 गुना अधिक जनहानि होगी। झूमेंग ने एक काउंसिलमैन के रूप में अपनी शांति प्रदर्शित की। हालांकि उसकी मुट्ठी की नसें गांठदार थी। वह खतरा उन्मूलन रणनीति के सर्जक थे। फिर भी इस आपदा के घटित होने से पहले वह इससे पूरी तरह अनजान था। यह कैसे संभव हुआ? ज़ॉम्बी दिन में स्वतंत्र रूप में से घूमने में सक्षम क्यों है और रात की तुलना में उनकी संख्या अधिक है? इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहीं से भी प्रकट नहीं हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि किंगडम ऑफ अंडरडेड का राजा उठ खड़ा हुआ है? जो चीज हजारों सालों से सोई हुई थी वह आज अचानक उठ खड़ी हुई है। झूमेंग, आदर्श ने सख्त चेहरे के साथ काउंसिलमैन झूमेंग को बुलाया। तुम्हें भी भागना चाहिए, दीवारें छोड़ो। आइए आशा करें कि इस बार हमारी रक्षा के लिए अवरोध पर्याप्त है। झूमेंग ने आह भरते हुए कहा। वह अचानक बहुत बूढ़ा लगने लगा। बहुत समय हो गया था जब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ प्राचीन राजधानी के करीब दिखाई दिए थे। उन्हें ऐसा होने की उम्मीद करनी चाहिए थी कि जब मरे हाल ही में दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी वे उम्मीद कर रहे थे कि यह केवल एक संयोग था। पर्पल अलर्ट के दौरान लोग कहां भाग सकते थे? उनके पास जीवित रहने का क्या मौका था? यहां तक कि मैजिशियनों को भी जीवित रहने में परेशानी हुई क्योंकि मृत्यु के देवता ने उन्हें मार डाला। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। भले ही वह सड़कों पर रहने वाले निवासियों को बचाने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी स्थिति के कारण शहीद की मौत का भी अधिकार नहीं था। उसे जीवित रहना था, नहीं तो सारे लोग सारी आशा खो देंगे। मुझे पता है कि मुझे दौड़ना चाहिए, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि मैं क्या महसूस करता हूँ। आदर्श ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया था। आगे बढ़ो, झूमेंग ने गहरी आवाज से कहा। अमृत झील, आपको पता होना चाहिए कि मैं अमृत झील से आता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मैं शैतान नगरी की गंध महसूस कर सकता हूँ। आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। शैतान नगरी? ऐसा किस लिए? झूमेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा। बारिश, आदर्श ने कहा। झूमेंग चौंका। बारिश? क्या वह कह रहा था कि ज़ॉम्बी केवल उस बारिश के कारण सूरज की रोशनी में सक्रिय रह पाए थे जो अभी कुछ समय पहले शुरू हुई थी? प्राचीन राजधानी पहले भी बारिश में भीग चुकी थी, फिर भी उसने कभी नहीं सुना था कि मुर्दा इतना जंगली हो जाएगा, वो भी बारिश की वजह से। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।